इमेजिन करें, पेरिस की एक हसीन सुबह, सुबह सुबह की गर्म चाय और सामने आईफल टावर का नजारा, कि अचानक ही आपको खबर मिले कि किसी ने आईफल टावर को ही बेच दिया। ये बात सोचकर ही अजीब सा लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। लेकिन ये बात जानकर आप दंग रह जाएंगे कि हिस्ट्री में एक ऐसा शख्स भी गुजरा है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत से स्कैम किए, लेकिन इसका एक स्कैम ये भी था जिसमें इसने आईफल टावर को बेचने की कोशिश की, वो भी एक बार नहीं, दो बार। इस शख्स का नाम है विक्टर लस्टिग। विक्टर लस्टिग कौन था, कहां से आया था और वो कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया करता था, और कौन था वो शख्स जो विक्टर के हाथों बेवकूफ बना और अपनी इतनी बड़ी रकम गवा बैठा। क्या आप सोच सकते हैं कोई अकेला शख्स इतना बड़ा स्कैम कर सकता है? ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और अगर आप ये सब जानना चाहते हैं कि उसने ये सब कैसे किया, तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। विक्टर लस्टिग 4 जनवरी 1890 ऑस्ट्रिया हंगरी में पैदा हुआ। ये हिस्ट्री का ज़हीन तरीन स्कैमर था। बेसिकली ये एक कॉन आर्टिस्ट था जिसने अपनी होशियारी और चालाकी से लोगों को बेवकूफ बनाकर ठगना शुरू कर दिया था। विक्टर बचपन से ही बहुत तेज दिमाग का था। वो चीजें बहुत जल्दी समझ जाता था और उनको सीख लिया करता था, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इसने अपना ये दिमाग गलत चीजों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जो कि परेशानी का बायस था। विक्टर के आईफल टावर वाले स्कैम की बात करने से पहले हम बात करेंगे इसी के एक और मशहूर स्कैम, रोमानियन बॉक्स की। रोमानियन बॉक्स स्कैम भी एक ऐसा स्कैम है जो कि स्कैम्स की हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाने वाला स्कैम है। विक्टर बहुत ही चालाक था। वो अपना दिमाग ऐसी चीजों में बहुत इस्तेमाल किया करता था। अगर मैं बात करूं ये स्कैम इसने कैसे किया, इसके लिए इसने कारपेंटर से एक लकड़ी का बॉक्स बनवाया जिसको इसने स्कैमिंग के लिए इस्तेमाल किया। विक्टर के मुताबिक ये डब्बा 6 घंटे में करेंसी नोट को डबल करने की सलाहियत रखता था। इसके पीछे की वजह यह थी कि विक्टर पहले ही इस डब्बे में एक करेंसी नोट रख दिया करता था, जैसे $1, $10, और इसके बाद लोगों को बेवकूफ बनाने और उनको ठगने के लिए उनको न्योता देता। और जब वो आते तो उनको अपना ये करिश्मा करके दिखाता, जिसमें वो दिखाता कि करेंसी कैसे डबल होती है। ये चीज लोगों को हैरान भी करती थी और खुश भी, क्योंकि जब वो अपनी आंखों के सामने पैसे को डबल होता देखते थे तो उनकी खुशी की इंतहा नहीं रहती थी। लोग पैसा देखते ही लालच में आ जाते और इसके हाथों बेवकूफ बनने लग जाते। लोग जब अपनी आंखों से पैसा डबल होते हुए देखते तो विक्टर पर यकीन कर लिया करते थे कि ये शख्स सच बोल रहा है। इसने पैसे डबल करने का टाइम 6 घंटे बता रखा था, तो ये उन 6 घंटों में लोगों से इंटरवेन करता और उनको मैनिपुलेट कर लिया करता था, जिसके बाद लोग इसकी बातों में आ जाया करते थे। और एंड पर ये बॉक्स उन सबको भारी रकम में बेचकर भाग जाता था और इसके बाद ये कभी नजर नहीं आता था। इस स्कैम के जरिए इसने काफी लोगों को ठगा और इस तरह से काफी पैसे इसने बटोरे। अगर बात करें कि वो ये बॉक्स कितने में सेल करता था, तो इस बॉक्स को वो $10,000 से लेकर $30,000 तक सेल किया करता था, जबकि इस बॉक्स की असल मालियत सिर्फ और सिर्फ $2 या $3 थी। उसका ये स्कैम काफी दिनों तक चला, क्योंकि हर शहर में जाते ही वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लिया करता था और बॉक्स बेचते ही उस जगह से गायब हो जाता था। अगर हम बात करें कि क्यों लोग विक्टर के हाथों बेवकूफ बन जाते थे, क्यों कभी किसी ने इसकी शिकायत नहीं की, तो इसकी वजह एक ये भी थी, उस वक्त के लॉ के हिसाब से ऐसी कोई मशीन बनाना या खरीदना जुर्म था। यही वजह थी कि विक्टर इस जुर्म को बआसानी कर लिया करता था। आखिरकार एक शेरिफ ने विक्टर की कंप्लेंट पुलिस को कर दी और इसके बाद विक्टर की तलाश शुरू हो गई और फाइनली पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इसे कुछ सालों की सजा हुई और सजा के बाद आखिरकार वो रिहा हो गया। अगर मैं आपको एक और फैक्ट बताऊं इसका, तो विक्टर लस्टिग ने अपनी जिंदगी में 45 डिफरेंट आइडेंटिटीज बनाकर रखी हुई थी, ताकि ना कोई इसको पहचान सके और ना ही कोई इसको पकड़ सके। वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपना नाम, हुलिया, पहचान सब कुछ बदल लिया करता था और स्कैम करने के लिए नए से नए तरीके ढूंढता रहता था। अब बात करते हैं आईफल टावर वाले स्कैम की, कि कैसे विक्टर ने स्कैम को अंजाम दिया। ये बात है 1925 की। 1925 में विक्टर फ्रांस चला गया और उधर एक होटल में न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उसने एक खबर पढ़ी कि फ्रांस की गवर्नमेंट आईफल टावर को गिराना चाहती है, क्योंकि आईफल टावर में बहुत ज्यादा जंग लग चुका था। अगर उसकी मेंटेनेंस की जाती तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली था, इसलिए गवर्नमेंट इसकी मेंटेनेंस की बजाय इसको गिराना चाहती थी। आईफल टावर की हालत इस हद तक खराब हो चुकी थी कि अगर इसको रिपेयर ना किया जाता तो वो कभी भी गिर सकता था, जिससे काफी जानी नुकसान का अंदेशा था। इसलिए गवर्नमेंट उसे
खुद ही कोलैप्स करने का सोच रही थी। ये न्यूज पढ़ने की देर ही थी कि विक्टर ने एक नया प्लान बना लिया। उसने वो वाहिद काम करने का सोचा जो आज तक कोई ना सोच सका। उसने आईफल टावर को बेचने का प्लान किया। इसने अपने हर एक स्टेप को बहुत ध्यान से मैनेज किया। सबसे पहले इसने अपने तमाम ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ से फेक स्टेशनरी और क्रेडेंशियल्स हासिल किए। आईफल टावर की जिम्मेदारी इसी मिनिस्ट्री के पास थी। इसने उस रूम से पेरिस के तमाम बड़े स्क्रैप डीलर्स को फेक गवर्नमेंट लेटर भेजे, और ये एक ऐसे लेटर थे अगर कोई भी शख्स इनको पढ़ता तो वो वाकई यकीन कर जाता कि ये गवर्नमेंट की तरफ से ही है। जैसे ही स्क्रैप डीलर्स इकट्ठे हुए, विक्टर ने उन्हें बातों में उलझाना शुरू कर दिया। विक्टर का लोगों को मैनिपुलेट करने का हुनर वाकई कमाल था। उसने उनका एतमाद जीता, उनको इस बात का एहसास दिलाया कि आईफल टावर स्क्रैप करके वो कितना पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आईफल टावर में से 7000 टन मेटल हासिल हो सकता है। ये सुनने की देर ही थी कि सारे के सारे स्क्रैप डीलर्स लालच में आ गए। विक्टर ने आईफल टावर की पूरी स्टडी की हुई थी। इसको आईफल टावर की बारीक से बारीक चीज के बारे में भी पता था। जिस तरह से विक्टर ने उन्हें सब एक्सप्लेन किया और उन्हें बातों में लिया, सब स्क्रैप डीलर्स इसको लाइफ टाइम डील समझने लगे। विक्टर इस डील के दौरान ये नोटिस करता रहा कि कौन शख्स इसकी बातों में आसानी से आ सकता है। फिर इसकी नजर आंद्रे पॉइसन पर पड़ी और इसे अपना टारगेट मिल गया। आंद्रे भी विक्टर की तरह नया नया ही पेरिस आया था और इसे एक बड़ी डील की ही तलाश थी। इसको ये डील हर हालत में चाहिए थी। इसके लिए इसने विक्टर से अलग से भी बात की। इस पर विक्टर का जवाब था जी हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके लिए वो कुछ अंडर द टेबल अमाउंट लेना चाहता था। वो कहता था कि मेरी सैलरी बहुत ही कम है, तो अगर आप मुझे कुछ एक्स्ट्रा से अमाउंट पे करें तो ये डील मैं आपको ही दिलवा सकता हूँ। दोस्तों, रिश्वत आज नहीं उस दौर में भी बहुत चला करती थी। विक्टर ने एंड्रे को पूरी तरह ही कायल कर लिया कि डील पूरी तरह से असली है। आंद्रे ने विक्टर की बातों में आकर उसे गवर्नमेंट ऑफिसर समझा और इसने इस डील को लेने के लिए $20,000 का चेक विक्टर के नाम दिया और वहां से चला गया। जैसे ही स्क्रैप डीलर वहां से गया, विक्टर ने फौरन ही उस चेक को कैश करवा लिया और ट्रेन लेकर ऑस्ट्रिया चला गया। और इस तरह विक्टर ने पहली दफा आईफल टावर को बेचा और अपने स्कैम में कामयाब हो गया। विक्टर ने कुछ दिनों तक उस पैसे से खूब याशी की और साथ साथ न्यूज पढ़ता रहता कि कब इसके स्कैम का खुलासा हो। हफ्ते गुजरे लेकिन विक्टर को ऐसी कोई खबर ना मिली। इसकी शायद एक वजह यह भी थी कि लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि उन्हें किसी ने ठग लिया है। शायद यही वजह थी कि वो इस स्कैम को डिस्क्लोज भी नहीं करते थे और ना ही इसके बारे में किसी से रिपोर्ट करते थे। यही वजह थी कि विक्टर को अपने स्कैम करने में ज्यादा से ज्यादा हौसला मिलता था। और यहीं पर विक्टर ने फैसला किया क्यों ना इस स्कैम को दोबारा दोहराया जाए। इसने बिल्कुल ऐसा ही किया। दोबारा से इसने वही रूम बुक किया, दोबारा से स्क्रैप डीलर्स की मीटिंग बुलाई और दोबारा से किसी एक बंदे को ठग कर एक अच्छी खासी रकम लेकर दोबारा से फरार हो गया। लेकिन इस बार ये फ्रांस से अमेरिका आ गया और इधर आकर इसने फेक करेंसी डॉलर्स बनाना शुरू कर दिए। फेक करेंसी डॉलर्स बनाते हुए वो सीक्रेट सर्विसेज के रडार पर आ गया। विक्टर ने तकरीबन $1 मिलियन जाली बनाए और इसकी महारत ऐसी थी कि कोई भी शख्स उन डॉलर्स को ट्रेस नहीं कर सकता था और वो उन डॉलर्स को ऑलरेडी पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर चुका था। ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं थी। लोगों का एतमाद डॉलर पर खत्म हो सकता था। इससे अमेरिकन इकोनॉमी पर भी असर पड़ सकता था। यही वजह थी कि तमाम इदारों ने मिलकर विक्टर को तलाश करना शुरू कर दिया और आखिरकार विक्टर को पकड़ लिया गया। इस स्कैम के बाद विक्टर को 20 इयर्स की सजा सुनाई गई, लेकिन 1947 में एक बीमारी की वजह से विक्टर की जेल में ही मौत हो गई। दोस्तों, ये था विक्टर लस्टिग, जिसने स्कैम वर्ल्ड को ही हिला कर रख दिया था। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए।